राधे कृष्ण स्टूडेंट्स। हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए थे केस। केस मीन्स कारक, जिसमें हमने आपको बताया था कि केस 4 प्रकार के होते हैं अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और वोकेटिव केस। तो हमने यहाँ पे बोर्ड पर टेबल बनाई हुई है, केस की टेबल, जिसमें फर्स्ट पर्सन के केस, सेकंड पर्सन के केस एंड थर्ड पर्सन के सभी केस लिखे हुए हैं। तो आज हम इसको समझते हैं, ध्यान से देखना। देखिए यहां पे लिखा हुआ है केस टेबल, कारक तालिका। तो अंग्रेजी के जो केस है उनके लिए हमने एक टेबल बनाई है, और जो प्रोनाउन के अंतर्गत अपने आते हैं वो यहां पर देखिए। पहला है आपका नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस में जो फर्स्ट पर्सन केस है वो है आई और बी, मैं और हम। जो सेकंड पर्सन है वो है आपका यू। नॉमिनेटिव केस का सेकंड पर्सन है यू, और नॉमिनेटिव केस का थर्ड पर्सन है ही, सी, दे। आपको यहां पर हो सकता है कि पर्सन की प्रॉब्लम जाए कि पर्सन क्या है, तो हम आगे आपको जब प्रोनाउन पढ़ाएंगे तब उसमें हम आपको पर्सन भी पढ़ाएंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। फिलहाल हम आपको समझाने के लिए बता दें कि फर्स्ट पर्सन होता है जो शब्द हम अपने लिए यूज करते हैं, जैसे आई और बी। तो आई और बी हम सबसे ज्यादा स्वयं को जानते हैं, इसलिए हम अपने लिए हुए फर्स्ट पर्सन। इसके बाद जो सामने वाला है, जब हम किसी से सामने से बात करते हैं तो हम उसके लिए दो संबोधन यूज करते हैं। पहला है आपका तुम और दूसरा है आप। तो तुम और आप यू मीन्स होता है। तो जो आपका सेकंड पर्सन है, सामने वाला पर्सन है, वो आपके लिए सेकंड पर्सन है, यानी कि यू सेकंड पर्सन के अंतर्गत आता है। और तीसरा है थर्ड पर्सन, जैसे मैं और तुम, यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जब बात कर रहे हो और वो किसी तीसरे व्यक्ति की बात करें, जैसे कोई बात कर रहा है कि भैया राम कैसा है आजकल, तो दो लोग आपस में बात कर रहे हो, तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, मतलब तीसरा व्यक्ति वह है राम या कुछ भी है, तो वो आपका थर्ड पर्सन हो जाता है। तो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है आपका ही मीन्स हुआ है, सी मीन्स हुआ है, दे मीन्स वे, इट मीन्स या है, ऐसे अनेक सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो आई और बी आपको याद रखना है, आई और बी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और आई बी यू इन तीन को छोड़ने के बाद जितने भी बचते हैं वो सभी थर्ड पर्सन हैं। ब्रदर हो, सिस्टर हो, मदर हो, फादर हो, टीचर हो, फ्रेंड हो, बर्ड हो, एनिमल हो, रिवर हो, कोई भी हो, वो सभी आपका थर्ड पर्सन के अंतर्गत आ जाता है। तो आशा है कि आपको पर्सन समझ में आ गए होंगे। अब हम आपको केस की टेबल समझा रहे हैं, उसको ध्यान से समझना है। तो जो फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस है वो है आई और बी। सेकंड पर्सन का नॉमिनेटिव केस है यू, यू मीन्स तुम और आप। थर्ड पर्सन का नॉमिनेटिव केस है ही मीन्स वह, जो पुल्लिंग पुरुष के लिए यूज किया जाता है। ही मीन्स वह भी होता और ही मीन्स उसने भी होता। स्त्री के लिए सी मीन्स वह और सी मीन्स उसने। अगर स्त्रीलिंग के लिए वह या उसने लिखना हो तो सी का यूज करते हैं, और पुरुष के लिए लिखना हो तो ही का यूज करते हैं। दे मीन्स होता है बे या होता है उन्होंने। दे का अर्थ बे भी होता है और दे का अर्थ उन्होंने भी होता है। तो ये आपके ये सभी नॉमिनेटिव केस हैं, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में। इसके बाद आपका है ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस में जो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है वो है मी मीन्स मुझे, और फर्स्ट पर्सन का दूसरा ऑब्जेक्टिव केस है वो है अस मीन्स हमें। तो ऑब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन में दो होते हैं, मी और अस। सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्टिव केस होता है यू का मतलब है यहां पर तुम्हें और यहां पर है आपको, ठीक है। और थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम मीन्स उसे और हिम मीन्स उसको। जो पुरुष के लिए यूज किया जाता है, और स्त्री के लिए यदि आपको उसे लिखना है या उसको लिखना है तो हर का यूज करते हैं, और देम माने उन्हें और उनको। आपके पॉजिटिव केस होते हैं दो प्रकार के। पॉजिटिव केस फर्स्ट है और पॉजिटिव केस सेकंड है। पहला होता है जो पॉजिटिव केस वो आपका एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है, और जो दूसरा पॉजिटिव केस होता है वो आपका प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। तो आप यहां देखिए, यहां पर लिखा हुआ है पॉजिटिव केस माई मीन्स मेरा, और दूसरा आपका लिखा हुआ है यहां पर अबर मीन्स हमारा। तो ये फर्स्ट पर्सन के पॉजिटिव केस हैं। दूसरा आपका पॉजिटिव केस जो योर है वो सेकंड पर्सन का पॉजिटिव केस है, योर मीन्स तुम्हारा या आपका। या जो थर्ड पर्सन का पॉजिटिव केस है वो हिज मीन्स उसका या उसकी या उसके। इसके तीन अर्थ होते हैं। हर मीन्स उसका, हर मीन्स उसकी और हर मीन्स उसके। देयर मीन्स उनका, देयर मीन्स उनकी और देयर मीन्स उनके। इन
हिज का प्रयोग पुल्लिंग के लिए किया जाता है, हर का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है और देयर का प्रयोग बहुवचन नाउन के लिए किया जाता है। अब आपका जो पॉजिटिव केस का सेकंड है, आपका जो पॉजिटिव केस का सेकंड है उसको देखना है। माइन फर्स्ट पर्सन में आता है, माइन मीन्स मेरा और अवर्स मीन्स हमारा। सेकंड पर्सन में आता है योर्स मीन्स तुम्हारा और थर्ड पर्सन में आता है हिज, हर्स, देयर्स। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि हमने जो आपको केस पढ़ाए हैं अभी टेबल में, उसमें कुछ केस ऐसे हैं जो दो दो जगह लिखे हुए हैं, दो दो स्थानों पर लिखे हुए हैं। बंद करो। तो यहां पर देखिए, यहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो दो दो स्थानों पर लिखी हुई हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग है और उनका प्रयोग करने का जो तरीका है वो भी अलग अलग है। जैसे यहां पर देखिए आप, यहां पर लिखा हुआ है यू और यहां पर भी लिखा हुआ है यू, यानी कि यू नॉमिनेटिव केस भी है और यू आपका ऑब्जेक्टिव केस भी है। तो दोनों में अंतर क्या है? पहले तो अंतर तो आपका जो अर्थ में आपको मिल रहा है, जब यू नॉमिनेटिव केस हो तो उसका अर्थ निकलता है तुम या आप, लेकिन जब यू ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज होता है तब उसका अर्थ निकलता है तुम्हें या आपको। क्या अर्थ निकलता है? तुम्हें या आपको। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि यू आपका नॉमिनेटिव केस के रूप में यूज होता है कि ऑब्जेक्टिव केस में? तो हमने आपको कल समझाया था कि जब नॉमिनेटिव केस में क्या होता है, नॉमिनेटिव केस को किसी सेंटेंस में क्रिया के पहले लिखा जाता है, यानी कि यू किसी सेंटेंस में कर्ता के रूप में लिखा है तो वो नॉमिनेटिव केस है, यानी क्रिया के पहले यदि लिखा है तो वो नॉमिनेटिव केस है। लेकिन यू क्रिया के बाद अगर लिखा है तो वो ऑब्जेक्टिव केस है। जैसे मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूं। पहला एग्जाम्पल है यू शुड वर्क हार्ड। हमने कहा कि यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो यहां पर यू हमने क्रिया के पहले लिखा तो यू यहां पर नॉमिनेटिव केस होगा। लेकिन यदि हमने लिखा आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तो यहां पर टीच आपकी वर्ब है, मुख्य क्रिया है, लेकिन टीच के बाद आता है यू। आई टीच यू, टीच के बाद यू आया है, यानी क्रिया के बाद यू आया है तो उसका अर्थ निकलता है तुम्हें या आपको, और वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। आया समझ में? तो जब यू का प्रयोग वर्ब के पहले किया जाता है तो वो नॉमिनेटिव केस होता है, और जब यू का प्रयोग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, और दोनों जगह उसका अर्थ अलग अलग होता है। नॉमिनेटिव केस के रूप में यू का अर्थ होता है तुम या आप, और ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यू का अर्थ होता है तुम्हें या आपको। इसके बाद जो अगला शब्द जो आपको दो जगह मिल रहा होगा वो आप देखिए, वो है आपका हर। हर यहां पर भी लिखा है और हर यहां पर भी लिखा है। यहां हिम है, यहां हिज है, इन दोनों में अंतर है। यहां देम है, यहां देयर, इन दोनों में अंतर है। लेकिन यहां भी हर है और यहां भी हर है, इन दोनों में क्या अंतर है? तो एक जगह जो ऊपर वाले में लिखा हुआ है हर, जो यहां पर हर लिखा है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस है, और जो हर यहां पर लिखा हुआ है वो आपका पॉजिटिव केस है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि पॉजिटिव केस है? किसी सेंटेंस में यदि हर लिखा हो तो हम कैसे पहचानेंगे कि पॉजिटिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है? जब जो हर है आपका, यदि वो वर्ब के बाद लिखा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट केस है तो ऑब्जेक्टिव केस में हमेशा वर्ब के बाद लिखा जाता है, लेकिन उसके बाद या तो कोई नाउन ना लिखी हो, और यदि नाउन लिखी हो तो उसका कोई संबंध हर से ना हो, तो हर ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आई टीच हर, मैं उसे पढ़ाता हूं। तो यहां पर जो हर लिखा है, हर का किसी से कोई लेना देना, किसी से कोई संबंध नहीं है, तो यहां पर आपका हर ऑब्जेक्टिव केस होगा। लेकिन यदि हर के बाद कोई नाउन लिखी हो और हर का उससे संबंध ना हो तो भी हर ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, आई टीच हर इंग्लिश, आई टीच हर इंग्लिश, तो हर के बाद इंग्लिश आया, पर हर में और इंग्लिश में आपस में कोई संबंध नहीं है। इसका अर्थ होता है आई टीच हर इंग्लिश, मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाता हूं।
तो उसे अलग चीज है, और अंग्रेजी एक विषय का नाम है, तो भाषा का नाम है अंग्रेजी। तो यहां पर आपको जो हर और इंग्लिश है दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो यहां पर भी हर आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा। लेकिन यदि ऐसा एग्जाम्पल दिया जाए, आई टीच हर ब्रदर, आई टीच हर ब्रदर, मैं उसके भाई को पढ़ाता हूं। यहां पे हर के बाद हमने हर के बाद यहां पर ब्रदर लिखा हुआ है, तो हर का ब्रदर का संबंध ये हो गया कि उसकी बहन है, जिस दोनों भाई बहन का संबंध है दोनों में। आई टीच हर ब्रदर, मैं उसके भाई को पढ़ाता हूं, तो हर का ब्रदर से संबंध है, इसलिए यहां पर हर आपका पॉजिटिव केस होगा। आपको बात समझ में आई होगी। जब हर के बाद जो नाउन लिखी है उसका उससे संबंध ना हो तो वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, और जब हर के बाद कोई नाउन लिखी हो और उसका हर से संबंध हो तो वो पॉजिटिव केस होता है। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था माई होम मेरा घर, आवर हाउस हमारा मकान, योर बुक तुम्हारी किताब, हिज कार उसकी कार, हर ब्रदर उसका भाई। तो ये सब आपके संबंध कारक हैं, इनसे आपको संबंध का पता लगता है। तो जब यहां पर आपको संबंध का पता नहीं लगेगा और यहां पर आपको संबंध का पता लगेगा, यानी जब हर के साथ किसी से संबंध ना जुड़ा हो तो ऑब्जेक्टिव केस है, और जब हर के साथ कोई संबंध जुड़ा हो तो वो पॉजिटिव केस है। अब यहां पर अगले में आपको पॉजिटिव केस में फर्स्ट में भी आपको हिज दिख रहा है और पॉजिटिव केस सेकंड में भी आपको हिज दिख रहा है। तो यहां पर दोनों जगह पर आपको हिज मिल रहा है, पर दोनों में अंतर क्या है? इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है और इसका प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव का मतलब होता है जो शब्द किसी की विशेषता होता है। ठीक है, तो यहां पर हिज लिखा है और यहां पर हिज लिखा है, तो अगर हिज के बाद कोई नाउन लिखी हो जो हिज से संबंधित हो तो हिज आपका पॉजिटिव केस फर्स्ट होता है, संबंध कारक होता है। जब हिज के बाद कोई नाउन लिखी हो और हिज का उससे संबंध हो, जैसे दिस इज हिज बुक, यह उसकी किताब है, तो दिस इज हिज बुक उसकी किताब, तो किताब का उससे संबंध है कि किताब उसकी है। लेकिन यदि ऐसा कहा जाए कि दिस बुक इज हिज, यह किताब उसकी है, तो हक तो उसका है, लेकिन उसके बाद हिज के बाद नाउन नहीं लिखी है, इसलिए आपका जो हिज है वो पॉजिटिव केस सेकंड कहलाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है माई मीन्स मेरा और माइन मीन्स भी मेरा होता है, तो इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में ये अंतर है कि माई जब भी प्रयोग होगा तो माई के बाद कोई ना कोई नाउन अवश्य लिखी होगी, अन्यथा माई नहीं आएगा। ऐसा लिखा होगा माई बुक, माई होम, माई सिस्टर, माई ब्रदर, माई के बाद कोई ना कोई नाउन अवश्य होती है जिससे उसका संबंध व्यक्त होता है, तो वो आपका पॉजिटिव केस फर्स्ट होता है। लेकिन माइन के बाद कोई नाउन का होना जरूरी नहीं है। जैसे किसी ने कहा यह कार किसकी है, तो अपन बोल सकते हैं दिस इज माइन, यह मेरी है। माइन के बाद आपको कोई नाउन लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप कह सकते हो कि दिस इज माई कार, यह मेरी कार है, तो माई के बाद आपको कार लिखना पड़ा, लेकिन माइन के बाद कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। दिस इज माइन, यह मेरा है। दिस इज अवर्स, यह हमारा है। इसी प्रकार से हिज में दिस बुक इज हिज, यह किताब उसकी है। तो बस इतना ही अंतर है कि यदि हिज के बाद कोई नाउन लिखी है जिसका हिज से संबंध है तो हिज आपका पॉजिटिव केस फर्स्ट होगा, लेकिन यदि हिज के बाद कोई नाउन नहीं लिखी है तो हिज आपका पॉजिटिव केस सेकंड होगा। क्योंकि पॉजिटिव केस जो फर्स्ट है, संबंध कारक हैं, वो कभी भी उसके पीछे अगर नाउन नहीं होगी तो उसका प्रयोग नहीं हो सकता है। अगर आप किसी भी बुक में देखना, कहीं भी पर भी देखना, माई अगर लिखा होगा तो उसके बाद कोई नाउन अवश्य लिखी होगी, अवर लिखा होगा तो उसके बाद कोई नाउन अवश्य होगी, योर लिखा होगा, हिज लिखा होगा, हर लिखा होगा, ए वाला हर नहीं ए वाला हर, और ए वाला हिज नहीं ए वाला हिज। अगर हिज के बाद कोई नाउन लिखी है तो हिज आपका पॉजिटिव केस फर्स्ट है, हर के बाद कोई नाउन लिखी है तो हर आपका पॉजिटिव केस है, और देयर के बाद तो निश्चित रूप से कोई ना कोई नाउन लिखी ही होती है। तो माई, अवर, योर और देयर
इनके पीछे तो हमेशा कोई ना कोई नाउन मिलेगी, तभी इनका प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव केस के जो पर्सन के अनुसार है केस है वो आपके कितने हैं। नॉमिनेटिव केस में फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, पर्सन में क्या है। ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव फर्स्ट और पॉजिटिव सेकंड। आप सोच रहे होंगे कि वोकेटिव केसेस में नहीं लिखा गया है। तो वोकेटिव केस क्या होता है, संबोधन कारक होता है। जब हम किसी को बुलाते हैं तो उसके नाम को हम वोकेटिव केस कहते हैं। जैसे हमने कल आपको बताया था, राम यहां आओ, राम कम हेयर। तो जो राम बोला है हमने वो आपका वोकेटिव केस होता है। तो इस टेबल में वोकेटिव केस लिखने की आवश्यकता नहीं रही। अब आपको एक चीज और मैं मौखिक तौर पे समझाना चाहता हूं। कितने मिनट को, एक बात और मौखिक रूप से समझाना चाहता हूं। जैसे यहाँ पे यू लिखा है तो यू स्त्रीलिंग भी हो सकता है, यू पुल्लिंग भी हो सकता है। तो हम क्या कैसे समझे, हम क्या समझे, यू को स्त्रीलिंग समझे या यू को पुल्लिंग समझे। तो जब किसी कहानी में किसी लेडीज किरदार की बात हो रही हो और उसके लिए यूज किया जाए यू, तो वो स्त्रीलिंग होता है। लेकिन पुरुष किरदार की बात हो और उसके लिए यूज किया जाए तो पुल्लिंग होता है। तो यहां पर हमें संकेत मिल गया था कि स्त्री है कि पुरुष, पहले से पता था। लेकिन यदि हमें यह पता ना हो कि यू एक वो स्त्रीलिंग है या यू पुल्लिंग है, तो वहां पर यू को पुल्लिंग ही माना जाएगा, वहां पर यू को मैस्कुलिन जेंडर माना जाता है। और एक चीज और, यू एक वचन है कि यू बहुवचन है। तो यू के लिए यदि एक व्यक्ति का संकेत हो, जैसे राम की बात हो रही है तो राम के लिए अकेला यू यूज किया जाए तो राम अकेला है, इसलिए यू एक वचन होगा। और जब बहुत सारे लोगों की पूरी क्लास की बात हो रही हो, सर ने कहा यू तुम लोग पढ़ के आना, तो यहाँ पर यू पूरी क्लास के लिए यूज होता है, तो यू बहुवचन है। पर हमें कोई संकेत ना मिले तो हम क्या समझें, जब हमें कोई संकेत ना मिले तब यू को एक वचन ही माना जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना। तो आशा है कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। और आपको जो भी चीज समझ में ना आई हो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें, हम अगले वीडियो में उसको समाधान करने की कोशिश करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।